पूछे ना सूरज कुंड झील, वो भी कहां पर रहेगी? फरीदाबाद में रहेगी, फरीदाबाद में रहेगी। और सोहना झील है ना, वो गुरुग्राम में रहेगी। और सुल्तानपुर झील है ना, वो भी गुरुग्राम में रहेगी। गुरुग्राम में प्रॉपर पूछे तो फरूख नगर में रहेगी। और बड़कल झील है ना बच्चों, कहां पर रहेगी? फरीदाबाद में रहेगी। बारबेड़ झील गुरुग्राम में रहेगी। लेकिन एचएसएससी है ना हरियाणा में, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हरियाणा में कितनी जिले मानता है? तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हरियाणा में कितनी जिले मानता है बच्चों? केवल 5 जिले मानता है। आगे आता है बच्चों, भारत में निम्नलिखित में कौन से शासक सैयद वंश से संबंधित थे? तो इल्तुतमिश गुलाम वंश से था। रजिया सुल्तान भी गुलाम से थी। कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम से था। खिजरा खां। तो बच्चों मैं बताता हूं सैयद वंश, थोड़ा सा सैयद वंश के बारे में। आप मध्यकालीन भारत की वीडियो देख लेना, डिट्टो क्वेश्चन आए थे। एक हफ्ते में ना बच्चों इतनी वीडियो डाली थी, कम से कम है ना 25 से लेकर 30 क्वेश्चन लास्ट एक हफ्ते की वीडियो से आए हुए, देख लेना चाहिए। सैयद वंश है ना, ये 1414 में आया था। गुरुजी कब तक रहा था? 1451 में रहा था। इसका संस्थापक कौन होता था? खिजरा खां होता था। कौन होता था बच्चों? खिजरा खां होता था। और ये किसका सेनापति होता था? तैमूर लंग का सेनापति होता था। तैमूर लंग है ना, इसने 1398 में मेरे लाडलो कहां पर आक्रमण किया था? हरियाणा पर आक्रमण किया था। ये कहां आया था? पहले सिरसा आया था मेरे लाडलो, फिर कहां आया था? फतेहाबाद, और फिर कहां पहुंचा था? हिसार। और इसने दिल्ली जाकर ना लाखों हिंदुओं को मौत के घाट उतारा था। और उसी तैमूर लंग का सेनापति था खिजरा खां। और तैमूर लंग अपने जीते हुए एरिया किसको सौंप कर चला गया था? खिजरा खां को सौंप कर चला गया। और इसी खिजरा खां ने 1414 में सैयद वंश की स्थापना की थी। और सैयद वंश है ना एकमात्र ऐसा वंश था बच्चों जो सिया मुसलमान के अनुयायी थे। क्योंकि है ना दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा वंश था जो किसके वंशज माने जाते हैं? सिया मुसलमान के वंशज माने जाते हैं। बाकी सुन्नी मुसलमान के वंशज है। इसमें खिजरा खां होगा, खिजरा खां के बाद मुबारक शाह होगा, बाद में मोहम्मद शाह होगा, फिर आलम शाह इस वंश का अंतिम राजा होगा। उसे बहलोल लोदी गद्दी से हटाएगा। और 1451 से 1526 तक भारत में कौन सा वंश रहेगा? लोधी वंश रहेगा। कौन सा रहेगा? लोधी वंश रहेगा। तो ये क्वेश्चन देखो डायरेक्ट आए थे कि नहीं आए थे। आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, हरियाणा का राज्य पक्षी पूछा गया है। मोर, तोता, कबूतर, काला तितर। तितर उड़ा दिए होंगे आज तो आपने, ठीक है। हरियाणा का राज्य पक्षी पूछा है, हरियाणा का राज्य पक्षी पूछा गया है काला तितर। क्या पूछा गया है? काला तितर। तो हरियाणा वाले वैसे ही नहीं बोलते। इस नाम की कोई फीलिंग वाली दवाई भी आती है शाम को, ब्लैक प्राइड के नाम से आया करती थी। इसको हरियाणा वाले कैसे भूल सकते हैं? तो काला तितर, आज तो हरियाणा वालों ने सारे के सारे तितर उड़ा दिए होंगे, ठीक है। तो बच्चों सिंपल पेपर है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो। हरियाणा में वर्तमान में कितने मंडल है? तो हरियाणा में सुबह ही पढ़ा था कितने मंडल है? 6 मंडल है। कितने मंडल है? हरियाणा में 6 मंडल है। कल फार्मूला करवाया था घर के एफ, घर के एफ। डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। जी से हो जाएगा गुरुग्राम। कौन सा हो जाएगा मेरे लाडलो? गुरुग्राम। एच से हो जाएगा हिसार। ए से हो जाएगा अंबाला हो जाएगा। आर से क्या हो जाएगा? रोहतक हो जाएगा। के से क्या हो जाएगा? करनाल हो जाएगा। एफ से क्या हो जाएगा? फरीदाबाद हो जाएगा। तो हरियाणा में टोटल कितने मंडल हैं बच्चों? 6 मंडल है। तो कितने मंडल है याद ना रहे ना, कोई हमारे घर पर आए तो उसको किसका पूछते हैं? कॉफी का पूछते हैं। कोई हमारे घर में आए ना उसको किसका पूछते हैं? अरे फीलिंग तो ले लो, पूछो चाहे चाय का मत। कई तो ऐसे होते हैं कि भाई साहब चाय पीकर आए हो या घर जाकर पियोगे, कई ऐसे भी होते हैं। पूछना मत चाय का, फीलिंग ले लो। घर में आए मेहमान को हम क्या पिलाएंगे? कॉफी पिलाएंगे। क्या पिलाएंगे मेरे लाडलो? कॉफी पिलाएंगे। सारे बच्चे है ना बड़े खुश हो रहे हैं आज, ठीक है, होना ही है। डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, इंडिया जीके की भी क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे। बहुत से लोग कहते थे इंडिया जीके वाले क्वेश्चन नहीं आते। एक एक क्वेश्चन बच्चों इंडिया जीके का आपका पढ़ाया हुआ आया था, ठीक है। तो चिंता क्यों करते हो यार। आगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 1959 को जिसने रात क्लास लगाई ना वो बच्चों ये रहा। 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को पूछा गया था
पंचायती राज का उद्घाटन कहां से हुआ था मेरे लाडलो? कहां से हुआ था? नागौर राजस्थान से हुआ था। कहां से हुआ था? नागौर राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को क्या आया था? पंचायती राज आया था। क्या आया था? पंचायती राज आया था। इस टाइम प्रधानमंत्री कौन होते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होते थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आज गांधी जी का राम राज्य का सपना पूरा हो गया। राम राज्य का क्या हो गया? सपना पूरा हो गया। ये बच्चों नागौर राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को कहां पर आया था? नागौर राजस्थान में। और किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिर कहां पर आया था? आंध्र प्रदेश में आया था। लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला था बच्चों? 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। और भारत में पंचायती राज संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद कब आया? 24 अप्रैल 1993 को आया। हरियाणा में पंचायती राज कब आया? 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा में क्या आया था? पंचायती राज आया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, चिंता क्यों कर रहे हो बच्चों? जो करवाया है वो ना आए तो बताना, ठीक है। आगे क्वेश्चन बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, पानीपत का तीसरा युद्ध आ गया। सुबह ही डिस्कस किया था पानीपत का तीसरा युद्ध, एज इट इज। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध ये बच्चों कब हुआ था? 1761 में हुआ था। कब हुआ था? 1761 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। और मराठों का नेतृत्व इसमें किसने किया था? सदाशिव राव भाऊ ने इसमें किसका नेतृत्व किया था? मराठों का नेतृत्व किया था। और इस युद्ध की विशेषता क्या थी? इस युद्ध के जस्ट बाद है ना देवी तालाब का शिव मंदिर बना था। देवी तालाब का शिव मंदिर। अगर आए पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद किस मंदिर का निर्माण हुआ था मेरे लाडलो? देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद हुआ था। तो बच्चों इस युद्ध में ना अगर आए भारत से मराठा शक्ति का पतन किस युद्ध के बाद हुआ था? तो पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद भारत से मराठा शक्ति का क्या हो गया था? पतन हो गया था। किस युद्ध के बाद? पानीपत के तीसरे। ज्यादा से ज्यादा बच्चों वीडियो को शेयर कर दो ताकि पता चले ना जो करवाया था वो आया था कि नहीं आया। सुबह वाली जो वीडियो करवाई थी ना 4 क्वेश्चन उस वीडियो में से मिलेंगे, देख लेना, ठीक है। 1761 में। और अगर आए ना हरियाणा मराठों के अधीन कब हुआ? 1756-57 में हरियाणा मराठों के अधीन था। और हरियाणा से मराठों ने ना 1803 में ना एक व्यक्ति होता था दौलत राव सिंधिया ने ना क्या कर ली? अंग्रेजों के साथ एक संधि कर ली, सुरजी अंजन गांव की संधि। और इस संधि के तहत हरियाणा को जो है ना अंग्रेजों को बेच दिया गया। और सुरजी अंजन की संधि के बाद है ना 1809-10 में ना पूर्ण रूप से हरियाणा पर किसका कब्जा हो गया? तो 1809-10 में पूर्ण रूप से हरियाणा पर किसका कब्जा हो गया था? तो किसका कब्जा हो गया था? अंग्रेजों का कब्जा हो गया था, ठीक है। किसका कब्जा हो गया था? अंग्रेजों का कब्जा हो गया था, ठीक है। तो हरियाणा का गुरुग्राम जिला कब बना था? मैंने बताया था बच्चों 1 नवंबर 1966 को ना हरियाणा में 7 जिले थे। 1 नवंबर 1966 को कितने जिले थे? 7। और फार्मूला भी बताया था घर जेके में। क्या बताया था? घर जेके में जी से पहला ही है गुरुग्राम, गुरुग्राम इसार अंबाला, गुरुग्राम इसार अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। क्या है? महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़ बना था, ठीक है। अब बच्चों इसके ये गुरुग्राम का पूछा तो 1 नवंबर 1966 को हो जाएगा। 22 दिसंबर 1972 को कौन सा बना था? भिवानी और सोनीपत बने, भिवानी और सोनीपत बने 22 दिसंबर 1972 को। और 23 जनवरी 1973 को क्या बना था बच्चों? कुरुक्षेत्र बना था। क्या बना था? कुरुक्षेत्र बना था। और बच्चों 26 अगस्त 1975 को कौन सा बना था आपका? सिरसा बना था। कौन सा बना था? सिरसा। और HSSC मानती है 2 अगस्त 1979 को क्या बना था आपका? फरीदाबाद बना था। और 1 नवंबर 1989 को हरियाणा पर क्या हुई? कृपा हुई। कितने जिले बने? 4। के से बनेगा बच्चों आपका कैथल, और पी से बनेगा, आर से बनेगा आपका रेवाड़ी, पी से बनेगा आपका पानीपत, और वाई से बनेगा आपका यमुनानगर। तो पानीपत हरियाणा का एकमात्र जिला है जो 2 बार बना। दूसरी बार बच्चों 1 जनवरी 1992 को क्या बना था? पानीपत बना था। 15 अगस्त 1995 को मेरे लाडलो क्या बना था? पंचकुला बना था। और 15 जुलाई 1997 को क्या बना था? फतेहाबाद और झज्जर बने थे। 4 अप्रैल 2005 को क्या बना था?
मेवात बना था। और बच्चों 15 अगस्त 2008 को क्या बना था? पलवल बना था। और 16/11/2016 को चरखी दादरी बना। लेकिन HSSC ने कलरक के एग्जाम में 1 दिसंबर 2016 को क्या माना है? चरखी दादरी। ये है 22 के 22 जिले, 5 मिनट में याद हो जाते हैं। चिंता करने की, वैसे ही डर जाते हो। जीके इतनी मुश्किल नहीं आती है बच्चे, तो जितने आप है सोच कर चले जाते हो। ठीक है, तो आगे पूछा गया था बच्चों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, इसमें पूछा गया था संपत्ति का अधिकार जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया, खालिस्तान अनुच्छेद के अंतर्गत एक साधारण विधिक अधिकार है। कितनी बार पढ़ाया था? मौलिक अधिकार ना स्टार्टिंग में कितने होते थे? 7 होते थे। और बच्चों 1978 में ना 44वें संविधान संशोधन द्वारा ना क्या कर दिया गया बच्चों? जो संपत्ति का अधिकार था ना, उसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया था। और बच्चों इसे मैंने बताया था अनुच्छेद 301 के तहत, 301 के तहत इसे कौन सा कानून अधिकार बना दिया गया था बच्चों? कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अब बच्चों संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार रहेगा ना, तो मतलब हरियाणा में तो डेली लड़ाइयां होती है, जमीन को ही लेकर लड़ाइयां होती है, और सारे के सारे किसान है ना वो कोर्ट के आगे तैयार मिलेंगे। इसलिए ना इस अधिकार को क्या कर दिया गया था? हटाकर कानूनी बना दिया गया था। यानी अब जज आता नहीं, और उससे पहले हरियाणा वाले तैयार बैठे थे, क्योंकि संपत्ति का ही तो रोड़ा है ना, और क्या कोई और तो चीज ही नहीं है। हरियाणा वाले 2 ही चीजों पे लड़ाई करते हैं, एक तो संपत्ति के पीछे करते हैं, और एक शाम को करते हैं। वो क्यों करते हैं? तो फीलिंग लेके करते हैं, क्योंकि शाम को महफिल बना लेते हैं, और महफिल बन जाएगी तो लड़ाइयां तो होगी ना मेरे लाडलो। अरे शेयर तो नहीं कर रहे यार, कोई बात नहीं, ठीक है। किसी सर को पहले जाना है तो भेज दो किसी सर को। इंग्लिश वाले जा रहे हैं क्या? चलो कोई बात नहीं, भेज दो, ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ आप पहले करवा लो, मैं बाद में करवा लूंगा, ठीक है। निम्नलिखित में आगे पूछा गया था बच्चों, निम्नलिखित में हरियाणा के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा है? तो इसमें बच्चों सबसे लंबा में ना पंडित भगवत दयाल शर्मा, हुकुम सिंह, बंसीलाल और राव वीरेंद्र सिंह। तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? बंसीलाल का है। ये करवाया है, वैसे भजनलाल का भी कार्यकाल लंबा था, लेकिन HSSC क्या मानती है? चौधरी बंसीलाल का कार्यकाल क्या है? सबसे लंबा। और चौधरी बंसीलाल को क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। इन्हें बच्चों आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक हरियाणा का क्या कहा जाता है? इनको निर्माता कहा जाता है। हरियाणा का इनको क्या कहा जाता है? विकास पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियाणा का इनको विकास पुरुष कहा जाता है। इनके टाइम में 1970 में हरियाणा के हर गांव में क्या आई थी? बिजली आई थी। और इनको सम्मानित करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी कहां आई थी? करनाल। और 1 जुलाई 1996 से लेकर ना 1 अप्रैल 1998 के बीच में इन्होंने क्या कर दी थी? शराबबंदी कर दी थी। चौधरी बंसीलाल ने। हरियाणा विकास पार्टी के क्या होते थे? संस्थापक होते थे। लड़का लड़की जिनका क्या होता था? चुनाव चिन्ह हुआ करता था, ठीक है। तो बच्चों अभी है ना प्रदीप साहू सर आपको मैथ करा रहे हैं, क्योंकि मैं तो ना लास्ट का आधा घंटा आपका लूंगा, और डिटेल में हम पढ़ेंगे, और आगे की रणनीति पर भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या कट ऑफ रहेगी। तो प्रदीप साहू सर है ना, ये आपको पहले मैथ पढ़ाएंगे। चलो अच्छे से करवा दो सर, ठीक है, जो आगामी एग्जाम में बन सकते हैं इनके बच्चों के। PDF स्कैन है क्या? PDF करवा दो। गुड इवनिंग भाई, कैसा हुआ पेपर? जल्दी से बताओ। आज मैथ का सॉल्यूशन अब कर देते हैं। लास्ट शिफ्ट थी आपकी, और पेपर अच्छा ही हुआ होगा, ठीक आया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रखा कि कुछ बाहर से आया हो। 4 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन था भाई, उससे पहले कुछ रहता तो नहीं है ना? ये बाइनरी वाला आया हुआ था 4-4 में, वही है कि आपको लिखना था इसको 8-4-2-1, और ये कंप्यूटर वाले सर करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुलदीप सर करवा देंगे उनको। अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माता के पौत्र की पुत्री है, ठीक है। अरुण कहता है किसी लड़की की ओर इशारा करते हुए, या जैसे भी है, अरुण कह रहा है कि यह लड़की उसकी माता के, यानी उससे ऊपर उसकी माता के पौत्र
की पत्नी है, ठीक है, इसकी क्या हुई, पत्नी। तो अब ये पूछा है आपसे कि अरुण उस लड़की का कौन है, तो अरुण क्या होगा भाई, ससुर होगा ना, ठीक है, सीधी सी बात है कि उसके पुत्र की क्या हुई, पत्नी हुई ना, तो अरुण क्या लगेगा उस लड़की के, तो ससुर लगेगा। ऑप्शन ए यहां पर है ससुर, वो आपका आंसर सही होगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है देखो। ये बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आया हुआ था बच्चे। एल से एम यू टी ई को ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, एफ जी ए टी ई को आगे ऐसे ही लिख दिया, ए टी ई। बी क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। एल यू ई वैसे सेम ही है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, बिल्कुल आसान था ये तो। चलो आगे चलते हैं, ये देखो अल्फाबेटिकल सीरीज की बात करें, ए सी ई, तो आगे क्या आएगा, एफ को छोड़ दो, जी एक एक छोड़ के चल रहा है ना, तो जी सब में है भाई। तो अब क्या करें, तो दूसरा देख लो, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो डब्ल्यू वाला आएगा, डब्ल्यू वाला ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका तीसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है सर, क्लियर दिख रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी भाई है, ए और बी क्या है, भाई हैं दोनों आपस में, ठीक है, तो दोनों मेल होंगे तो हमने पॉजिटिव लगा दिया। सी और डी बहने हैं, सी और डी क्या है, बहने हैं, तो आप नेगेटिव लगा दो ऊपर। ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र डी का क्या है, भाई है। अब डी का भाई है यानी वो यहां आएगा ना, इसका भाई है, ठीक है। तो इसने पूछा है बी का सी से क्या संबंध है, यानी बी क्या लगता है किसके, सी के, तो चाचा लगेगा भाई, अंकल, ठीक है। सी के पिता का, ये भाई बहन हो गए तीनों, सी के पिता का भाई, इसके क्या लगेगा, तो इसके चाचा ही लगेगा, ठीक है। सबने यही किया होगा भाई, और जिस भी बच्चे का ये पेपर है इसने सही कर रखे हैं भाई, बहुत बढ़िया। कोडिंग डिकोडिंग से इसमें बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। ये ब्रदर को कोड दे दिया इस तरह से, ड्रीम को ये कोड दिया है, तो आपको बताना है थ्रेड को क्या कोड देंगे, ये आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, आपने ये देख लिया कि जी फर्स्ट और लास्ट सबके अलग अलग हैं, तो फर्स्ट लास्ट ही चेक कर लेते हैं। टी को क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर चौथे नंबर पे है ना, तो चौथे नंबर पे यहाँ पर क्या लिखा, 3, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, ये दोनों बचे। यहाँ पर 9 और 7 चेक कर लेते हैं, ठीक है। 9 और 7 के लिए क्या चेक करेंगे, डी, तो डी को क्या लिख रहा है, 9 लिख रहा है, तो ये कैंसिल हो गया, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी और उसके 4 पुत्र हैं और उनकी पत्नियां हैं, प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3 पुत्र और 1 पुत्री है। परिवार में पुरुष सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 17 होगी भाई। कैसे होगी देखो, एक तो वो खुद हुआ, ठीक है, अब उसके कितने पुत्र, तो उसके 4 पुत्र, पत्नियों को तो छोड़ दो क्योंकि पुरुषों का पूछा है, ठीक है, और प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3 पुत्र हैं, तो 4 परिवार हैं और हर एक में 3 पुरुष हुए, तो 4 3 कितना हो गया, ये 12 हो गया, और 5 ये थे, 12 और 5 कितना हो गया, 17 हो गया, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो, जब हमने डिविजिबिलिटी पढ़ा था तब हमने ये देखा था कि संख्याओं को 3 से भाग होने के लिए कैसे आपको क्या करना है, तो वही चीजें यहां पर पूछी है कि जी हर एक में से एक घटा दिया जाए तो 3 से भाग होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो अब आपने ये देखा कि जी इनमें से एक एक पहले घटाओ, वैसे करो, तो वैसे करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा डिजिटल सम निकालो और डिजिटल सम में से एक घटा दो। अब डिजिटल सम समझ में नहीं आ रहा तो वहां जाकर के वीडियो देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्वेश्चन में टाइम नहीं लगने वाला बच्चे, ठीक है। जिसका डिजिटल सम, डिजिट का सम निकालते हो, डिजिटल सम जिसका 3 से भाग होगा वो संख्या 3 से भाग हो जाएगी। तो 5 और 4 9, बचा कितना, 7, 7 में से एक घटाओगे 6, यानी ये संख्या 3 से भाग होगी, ठीक है। 6 और 5 11, 11 का 2, 8 और 2 10, 10 का 1 होता है, 1 में से 1 घटाओगे 0, तो ये भी संख्या होगी, ठीक है। ये कितना है, 8 और 2 10 और 1 11, 11 का 2 1 घटाओगे, डिजिटल सम तो 1 आया, 1 वाला तो नहीं होता, ठीक है, तो ये संख्या भाग नहीं होगी। 9 और 9 18, 18 में से 1 घटा दोगे तो 17, तो 17 3 से भाग नहीं होता, तो ये संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी।
और ये 7 और 2 9, और बचा कितना, तो 9 तो भाग होता है, आप काट सकते हो, 4 बचा, 4 में से 1 घटाते हो 3, डिजिटल सम 3, तो ये संख्या भाग होगी। यानी 3 संख्याएं ऐसी है जो 1 घटाने पर 3 से भाग होती हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन इसने कहा है 1640 का 40%, 1640 का 40% कितना होगा, तो 2 जीरो तो ये कट जाएंगे भाई, ये हुआ 424 640 और 16 656 प्लस में x बराबर है कितना, 980 का 35% निकालना है। 1 जीरो से 1 जीरो, 7 पे 2 पर 4 9, 7 चौके 28 और 56, 9 7 63, 28 280 और 63 343 प्लस में कितना दिया है 850 का 150%, तो 850 तो वही हो जाएगा, और 50% इसका तो 475, कितना 425, 1275 ये होगा। अभी 656 में कितना जोड़े कि वो सब आ जाए, तो 600, ये कितना हो गया 1500 से ऊपर हो रहा है ना, तो 1500 से ऊपर करने के लिए तो 900 और 600 1500 यही ऑप्शन आएगा। सब में लास्ट में 2 दे ही रखा है, वो कोई दिक्कत नहीं है, 2 तो बन ही रहा है यहाँ पे। कितना 8, तो यहाँ पे कितना जोड़े, ये 2 वाला जोड़ना ही पड़ेगा ना, 6 और 2 8, लेकिन डिजिट यूनिट डिजिट तो सबके सेम है ना, तो इधर भी देखना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, ये कितना बन रहा है 100 से ऊपर बन रहा है ना यहाँ पर, इन दोनों का 62 और 56 का भी 100 से ऊपर बन रहा है। ठीक है, तो 900 वाला आएगा, 962 आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। परसेंटेज नहीं देखा है तो देख लेना। 4 घंटे की वीडियो पड़ी है बच्चे नंबर सिस्टम की, उसमें से एक भी क्वेश्चन उसमें से बाहर नहीं आया, वहीं से आया। 4 घंटे की वीडियो है, सिर्फ पूरा नंबर सिस्टम उसके अंदर है। ठीक है, मैथ्स बाय प्रदीप साहू सर्च कर लेना, वहां पर मिल जाएगी परसेंटेज, और जो आपके क्वेश्चन जितने भी आए हैं सबके सब वहां से हो जाएंगे आपके, आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो, चाहे वो परसेंटेज का क्वेश्चन रहा हो, चाहे वो सर्कल से क्वेश्चन आया हो, किसी भी तरह से क्वेश्चन आया हो आपका। अभी जो आपके आगे क्वेश्चन आएगा वो भी वहां पर मैंने करवाया था, सिंप्लीफिकेशन वाला। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था भाई। एक पासे को एक बार फेंकने पर 4 से अधिक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। भाई कम से कम ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि ग्रेटर देन 4 पूछा है तो 4 को नहीं लेना है, किसको लोगे 5 और 6। तो कितनी प्रायिकता, यानी ये 2 नंबर ही आ सकते हैं, एक बार फेंकोगे तो या तो 5 आ सकता है या 6 आ सकता है, तो 6 में से कितने आए 2, तो यही बताना था, 1/3 हो जाएगी। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। यह पूछा है कि इनमें से अलग छांटो, तो ये नजदीक ही दिख रहे हैं ना, तो मल्टीपल तो हो नहीं सकते, तो डिफरेंस ही लेंगे। तो कितना है 9 का है, यहां भी कितना बढ़ाया है 9 बढ़ाया है, यहां कितना बढ़ाया यहां भी 9 बढ़ाया है, और यहां पर कितना बढ़ा दिया 7 बढ़ाया, तो ये अलग हो गया। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन इसको थोड़ा ध्यान से करना था, कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। कैसे, इसने कहा कि जी प्लस को माइनस करना है, पहले सारी संख्याएं लिख लो, यहां लिख लेता हूं मैं, आपको वहां दिखाई नहीं दे रही होगी। अब साइन लगाने हैं हमें, प्लस की जगह माइनस, तो प्लस कहां था 5 और 32 के बीच में था, तो माइनस लगा दो। मल्टीप्लाई का अर्थ है भाग करना, तो मल्टीप्लाई कहां पर था भाई 252, तो यहां पर डिवाइड कर दो। ठीक है, उसके बाद में डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो डिवाइड कहां पर दिया हुआ था भाई 32 और 92 के बीच में, तो क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है प्लस। ठीक है, और क्या बचा, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, 9 और 5 के बीच में दिया हुआ है, तो यहां पर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अब इनको डिवाइड करोगे, 9 दूनी, पहले सबसे पहले भाग करते हैं, फिर गुना करते हैं, फिर जोड़ घटा करते हैं, ये चीजें ध्यान में रखनी थी, आप गड़बड़ मत कर देना इसमें। ठीक है, तो यहां पर भाग करोगे सबसे पहले, 9 दूनी 18, 8 9 72, यही होगा। ठीक है, उसके बाद में मल्टीप्लाई करना है, तो 28 5 20 5 100, 8 5 40, 140 हो जाएगा, माइनस 32 प्लस 92, तो ये दोनों प्लस वाले जोड़ने पड़ेंगे, घटा मत देना। ठीक है, जोड़ोगे तो कितना आएगा 232 माइनस 32, आंसर कितना हो जाएगा 200। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा
200 हो जाएगा। चलो भाई आगे। सबके ठीक है ना? ये क्वेश्चन तो ठीक होने चाहिए भाई। अब तुम्हारे ये क्वेश्चन गलत करोगे तो सिलेक्शन से उतना ही दूर जाओगे। ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन वहां पर करवाया था। कहता है कि जी a टू द पावर x बराबर है b टू द पावर y बराबर है c टू द पावर z। b स्क्वायर इज इक्वल टू ac है, तो y का मान आपको बताना है। आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? ऐसे करना है, a टू द पावर x इज इक्वल टू k मान लेता हूं मैं। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? k टू द पावर 1/x हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह b इज इक्वल टू b टू द पावर y को अगर मैंने k माना, क्योंकि इन सबको मैं k के इक्वल मान लेता हूं। ठीक है, इसीलिए क्योंकि ये सब इक्वल ही है, इसको भी मैं k के इक्वल मान सकता हूं। तो k के इक्वल जब मानोगे तो b की वैल्यू क्या आएगी? b टू द पावर y इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू k टू द पावर 1/y। दोनों तरफ रूट करते हो ना। जब आपको स्क्वायर दिया हुआ x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू √4 करते हो ना। वही तो कर रहे हैं यहां पर। हमें अगर y दे रखा है तो हम दोनों तरफ √y करें तो यही होगा। ये तो कट जाएगा, x इज इक्वल टू 4 टू द पावर 1/y ऐसे भी लिख सकते हो ना, क्योंकि उसको 1/2 लिखते हो। तो यही हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसी तरह c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? k टू द पावर 1/z आ जाएगा। और आपको और क्या दे रखा है? b स्क्वायर इज इक्वल टू ac दे रखा है, तो यहाँ से उठा लेते हैं, b का स्क्वायर कर देते हैं। यानी b क्या है? b किसके बराबर है? तो b बराबर है k टू द पावर 1/y के, और इसका स्क्वायर बराबर होगा किसके? तो किसके बराबर होगा? ac के, है ना। a किसके बराबर है? k टू द पावर 1/x के, और c किसके बराबर है भाई? तो k टू द पावर 1/z के। तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। ये किसके इक्वल हो जाएंगे? k टू द पावर 2/y है, बराबर होगा k टू द पावर 1/x प्लस में 1/z। ये दोनों बेस सेम है तो पावर इक्वल नहीं होंगी भाई। तो क्या आ जाएगा? 2/y बराबर होगा 1/x प्लस 1/z के। अच्छा क्वेश्चन था। एलसीएम लोगे यहां से तो क्या आएगा? एक्स जेड एलसीएम आ जाएगा, जेड प्लस में एक्स यहां से आया 2/y के। y की वैल्यू जब निकालोगे तो ये इधर आ जाएंगे 2xz अपॉन में x प्लस में z। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 2xz अपॉन में x प्लस में z। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसमें ए ऑप्शन है भाई, 2xz अपॉन में x प्लस में z। ये देख लेना, ठीक है। क्या कह रहे हो भाई? कैसा हुआ पेपर? कमेंट ऑन करके देखो। चलो वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन रह जाते हैं अभी, कोई ना कोई एक आधा क्वेश्चन हर पेपर में रह जाता है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 43, 91 और 183 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक बार शेष समान बचे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 43, 91 और 183, तो ऐसी संख्या होती है, वहां पर भी बताया था कि जी जब इनका डिफरेंस निकाल दें और उनका HCF निकालें तो वो संख्या आएगी, वो संख्या होगी जब इन सबको आप भाग करोगे ना, सब शेषफल समान बचेगा। ठीक है, यही इसने पूछा है। तो इनका हमने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस कितना होगा भाई? तो डिफरेंस आपका क्या होगा? तो यहां से आप डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा? 48, और यहां से आप डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा? 92। और इन दोनों का HCF, तो यहां पर ये ना तो 13 से भाग हो रही है ना 9 से भाग हो रही है, दोनों ना ही दोनों 7 से भाग हो रही है, 4 से भाग हो रही है। दोनों का HCF कितना होगा? इन दोनों का HCF निकालो, कितना? 4। इन दोनों का HCF 4 है तो वो संख्या 4 ही होगी। भाग करके भी देख सकते हो, 40 तक भाग होता है, 3 शेषफल बचेगा। 88 तक भाग होता है, 3 शेषफल बचेगा। और यहाँ पे 4 चौके 16, 2 20 तक भाग होता है, 3 शेषफल बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने भाग करके भी देखा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहां से भी आंसर सही आया होगा बच्चे। ठीक है, लेकिन इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, आप HCF निकाल सकते हो। हर तरीके से क्वेश्चन को बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे इसने कहा है कि एक आदमी के पास 37.5 मीटर कपड़ा है और उसे 1 मीटर कपड़े में 8 टुकड़े बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 8 टुकड़े। वह इस कपड़े में से कितने टुकड़े बना सकता है? तो 1 मीटर में 37 क्या है? 8 बनाता है। 37.5 में से कितना बनाएगा? तो गुना ही करनी है।
8 3 24, 240 ये हो गया, 7 8 56, 56 ये हो गया और 4 ये हो गया 60, 240 और 60 300। इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, 6 संख्याओं का औसत दे रखा है इतना है, तो टोटल निकालने के लिए 6 से गुना करोगे ना इसको, टोटल कितना रहा होगा, तो 4 होता तो यहाँ पर कितना हो जाता 24, तो ये कितना है 0.5 कम है, 6 5 30, 30 कम है तो 23.70 हो जाएगा। ठीक है, इनमें से 2 का कितना है 3.4 है, तो 34 दूनी 68 होता है, यानी 2 का तो है 6.80 और अगली 2 का कितना है, तो ये दे रखा है 385, 385 19 दूनी 38 दूनी 76 और 77 हो जाएगा टोटल, है ना, तो ये हो जाएगा 7.70। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 7.70। तो बाकी जो बच गया वो 2 संख्याओं का टोटल रहा होगा, तो ये जोड़ लेते हैं, 15 हासिल 1, 6 और 5 13 और 1 14, 14.50 है ना, इसमें से घटा दो। ठीक है, 0 2, यहां से 13 में से 4 9, ये बच जाएगा, 9 92 बचा, कितना 9 20 बचा, 2 से भाग कर दो, औसत आ जाएगा कितना 4 6, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, बस कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन को देख करके कि ये क्या आ गया जी। सीरीज नजदीक है, डिफरेंस देख लो, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 9 आ रहा है, फिर कितना आ रहा है 27 आ रहा है। आगे भाई तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना हो रहा है, तो 27 का 3 गुना 81 जोड़ रहा होगा, 81 जोड़ेगा तो 123 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आसान है। सीरीज का क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही मिलता है। चलो अब ये बताओ कौन सा क्वेश्चन रह गया, आपको तो पता होगा ना, क्वेश्चन नंबर बताओ, कमेंट ऑन कर दो, जल्दी बताओ कोई क्वेश्चन रह गया तो। मैंने दूरी ना पर कौन है टेक्निकल गुरु भाई, आप एक काम करना, आप कॉल कर लेना, केयर में कॉल कर लेना, हो जाएगा। मोबाइल देना सर, मोबाइल इसके साथ रहता है क्या भाई कोई क्वेश्चन, नेट नहीं चल रहा है। 62 ओके, यहाँ तो 62 पंचायती राज +2, मयंक सर थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिस कर रहे हैं आपको। सेवेंटी 72 नंबर मॉर्निंग में, बहुत बढ़िया बच्चे। राजेश क्वेश्चन नहीं रहता ना भाई, कोई किसी ने नहीं लिखा इसका मतलब नहीं रहता है ना। चलो सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा, तो मेरे भावी ग्राम सचिवों आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, और पेपर अच्छे आए हैं, आगे भी अच्छे आते रहेंगे, और किसी को ऐसा लगता है कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ तो उदास मत होना, आगे तैयारी करते रहो, पेपर आगे भी होंगे, वो अच्छे भी होंगे और उनके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। ठीक है, और मैं तो यही कहता हूँ कि पेपर तो हमेशा ही अच्छा होता है, जब भी हम पेपर दे करके निकलते हैं यही कहते हैं कि अच्छा हुआ, रिजल्ट अच्छा आए तब बात बने, तो रिजल्ट अच्छा आएंगे इस बार। ठीक है, फिर मिलेंगे ऐसे ही सॉल्यूशन के साथ, और पढ़ाने के लिए भी जरूर मिलेंगे। तो ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट और कॉन्ग्रेचुलेशंस। आइए सर, कोई ना, 61
चलो सर। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ग्राम सचिव का पेपर देते हुए सबको मजा आ रहा है। 80 से ऊपर जा रहे हैं सभी के, 80 से ऊपर। चलो इंग्लिश देखते हैं भाई सबसे पहले। मयंक सर तो नहीं आज, कहीं बिजी थे जी। 77 देखिए। रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट द वेदर देयर इज एनी एरर इन इट। द एरर इफ एनी विल बी इन द वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। पूरे के पूरे सेंटेंस में कहीं पर एक एरर है, द ऑप्शन ऑफ दैट पार्ट इज योर आंसर। हमें चूज करना है एरर कहां पर है। सेंटेंस फॉर्मेशन के अंदर हम इसको एरर को फाइंड करते हैं। ऑन व्हाट आई नो ऑफ हिम आई कैन इजिली अफर्म दैट ही इज अ गुड हस्बैंड। यहां पर एक एरर ये बन रहा है कि पहली बात तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ही इज अ गुड हस्बैंड, इजिली अफर्म दैट, ऑन व्हाट आई नो, ऑफ हिम आई कैन। 4 ऑप्शन है हमारे पास। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑन व्हाट यहां पर नहीं आता। इसका मीनिंग है जितना मैं जानता हूं या जानती हूं। उसके हस्बैंड की बात हो रही है ना, ही इज अ गुड हस्बैंड, तो हो सकता है कोई थर्ड पर्सन या उसकी वाइफ उसके बारे में बात कर रही हो। बट यहां पर आता है ऑन व्हाट आई नो नहीं होता, इसके अंदर आता है यहां पर फ्रॉम व्हाट। या तो फ्रॉम व्हाट आएगा या फिर पर्टिकुलरली यहां पर एज पार एज, ऐसे भी आ सकता है। इसका मीनिंग होता है जितना मैं जानता हूं या जानती हूं। तो ऑन व्हाट यहां पर नहीं आ सकता, या फिर इसके अंदर फ्रॉम व्हाट आ सकता है। ठीक है ना, दोनों ऑप्शन में से कोई भी आ सकता है। इसका मीनिंग बताया मैंने आपको, तो इसका आंसर हमारा एरर है यहां पर, ऑन व्हाट यहां पर नहीं आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। सतीश रिमेंड हिम डैश हिज प्रॉमिस बट ही वॉज क्वाइट इंडिफरेंट टू व्हाट सतीश सेड। ठीक है, जी। तो यहां पर है हमारे पास, अब प्रेपोजिशन इसके अंदर हम लोगों को चाहिए। तो यहां पर प्रेपोजिशन हमारी क्या आएगी, हमारी प्रेपोजिशन आएगी सी, ऑफ। रिमेंड के बाद हमेशा ऑफ लगता है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर हमें करेक्ट ऑप्शन चाहिए। रवि वॉज ऑलवेज डैश ऑफ द गुड फॉर्च्यून ऑफ अदर्स। यहां पर है ग्रीडी, इरिटेबल, एनवियस, मिजरेबल। देखिए रवि यहां पर, पहले आप क्वेश्चन की सेंस निकालिए, रवि चाहता क्या है या फिर रवि की नेचर बता रहा है। रवि हमेशा ही दूसरों के अच्छे फॉर्च्यून या अच्छे भाग्य या भविष्य से जलता है। तो यहां पर एनवियस आएगा। एनवियस का मतलब होता है कि वो किसी के प्रति अपनी भावना अच्छी नहीं रखता। तो इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास एनवियस। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। यहां पर आप लोगों को इसकी वर्ब बतानी है या फिर आर्टिफिशियल, मतलब इसका फॉर्मेशन बताना है। यूजर्स कंप्लेंट अबाउट द डैश ऑफ द वॉर गेम्स। यहां पर है वॉर गेम्स के बारे में हमेशा कंप्लेंट रहती है, या फिर अब उसके बारे में गेम की है, किस टाइप की हो सकती है। आर्टिफिक कोई वर्ड नहीं होता, आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियल और आर्टिफिशियलिटी। तो यहां पर है उसकी फॉर्मेशन, गेम्स की फॉर्मेशन उसकी आर्टिफिशियलिटी है। ठीक है ना, इसका ऑप्शन 80 का जो पड़ेगा आपका डी पड़ेगा। ठीक है जी, आर्टिफिशियलिटी। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैंक यू मयंक सर, आपको काफी मिस कर रहे हैं हम लोग। आज आप होते तो अच्छा लगता हम लोगों को। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स द मोस्ट करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। यहां पर एक तरह से आपको इसका इडियम दे रखा है। ठीक है ना, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ का मतलब बताना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। टोल्ड बाय समबडी हु वॉज इन अ ग्रेट हरी, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्स विच इज लाइकली टू बी रॉन्ग, इंफॉर्मेशन given by somebody who is directly involved and therefore be likely to be accurate। ये देखिए इन दोनों में से तो एक ही आएगा, ये तो आप लोगों को पता है, दोनों ऑपोजिट हैं। foretold by using the magic power।
अब यहां पर आपके पास स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ का मतलब क्या होता है, जैसा कि जिसने कहा वैसा, ओरिजिनल आप इसको कह सकते हो। तो यहां पर इंफॉर्मेशन गिवन बाय समबडी हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्व, पूरा का पूरा उसका बीच में इन्वॉल्व होना, एंड देयरफॉर लाइकली टू बी एक्यूरेट, और बिल्कुल सही होना। डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्स माउथ का मतलब ये होता है सीधे, जैसे कि मैं अगर आपको एक बात बताता हूं, आप एज इट इज वैसे का वैसे आगे कन्वे करें, तो उसका मतलब होता है डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्स माउथ। ठीक है, एकदम सही। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 82, चूज द करेक्ट synonym of the word underlined the following sentence from the alternative given below it। यहां पर हम लोगों को synonym ढूंढना है, ठीक है ना। The voluble host has created a lively atmosphere during the program। during the program मतलब पर्सन है, उसने अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, मतलब सबको उसने एंटरटेन करने की कोशिश की। वो कैसा हो सकता है, ड्यूरिंग द पार्टी है या प्रोग्राम है, वेल ड्रेस, ह्यूमर्स, फेयरली, टॉकेटिव। अब यहां पर इसका वॉल्यूबल का मतलब क्या होता है, टॉकेटिव, ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है टॉकेटिव। तो ये है हमारा लास्ट ऑप्शन। आप लोगों के कितने इंग्लिश में सही हैं ये प्लीज बता दीजिए। चलिए अभी आप पेपर सॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो अभी आपको साइंस के मैम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ठीक है ना, तो बने रहिए अभी। आइए मैम प्लीज। हेलो एवरीबॉडी, कैसा हुआ एग्जाम? अब तो फ्री हो गए होंगे सभी, है ना। आई होप एग्जाम अच्छा हुआ होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं साइंस के क्वेश्चंस हम लोग। आइए देखिए, 4 क्वेश्चन आपको साइंस से मिल रहे हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन इस बार आपको देखने को मिल रहे हैं, चारों ही एग्जाम्स के अंदर, चारों ही शिफ्ट में थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। तो आई होप आप लोगों ने आराम से सोल्व किया होगा क्वेश्चन को। देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन क्या है देखिए, सिंपल है, एक रेन ड्रॉप है, क्या है, एक बारिश की बूंद है जिसका रेडियस हमें गिवन है। रेडियस कितना है, 1.5 मिलीमीटर, जो कि एक बादल के अंदर से गिर रही है, कहां पर, हमारे सरफेस के ऊपर। यहां का डिस्टेंस भी हमें गिवन है कितना, 1200 मीटर। हमें यहां पर देखिए वेलोसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर भी दी हुई है और डेंसिटी ऑफ एयर भी दिया हुआ है। निकालना क्या है, निकालनी है हमें टर्मिनल वेलोसिटी, यानी कि वो वेलोसिटी जिससे कि ये बूंद नीचे आके गिरेगी, राइट। तो इसका फॉर्मूला आई थिंक आप लोगों को पता होगा, क्योंकि अगर फॉर्मूला नहीं पता था तो ये क्वेश्चन नहीं होगा सोल्व। फॉर्मूला रहेगा ये, मैं बता देती हूँ फॉर्मूले में क्या चीज कहां पर यूज हो रही है। तो देखिए यहां पर सिंपल 2 है, m यहां पर मास रहेगा, ठीक है, और डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी भी पता है, वॉल्यूम हम निकाल लेंगे तो मास आ जाएगा। मास क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो देखिए यहां पर क्या होगा, 2 को 2 रख लेते हैं, मास की जगह डेंसिटी ऑफ क्या लेंगे, बूंद किसकी बनी हुई है, हवा की या पानी की, पानी की। तो यहां पर हम डेंसिटी पानी की लेंगे, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद आएगा वॉल्यूम। किसी भी स्फेरिकल ड्रॉप की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। मैं बोल रही हूँ ना, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग आपका ये है, तो 4/3 पाई को पाई रखते हैं और आर क्यूब को आर क्यूब रखते हैं, इजी रहेगा। उसके बाद नीचे चलते हैं, ये क्या है, डी। डी है हमारा ड्रैग कोफिशिएंट, जो कि हमें गिवन है 0.6। डेंसिटी ऑफ एयर भी हमें गिवन है 1.2 और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करिए इसे। सॉल्व करने पर आपको यहां पर आंसर मिलेगा √54.4, जो कि अप्रोक्सीमेटली, सिर्फ और सिर्फ यहां पर देखिए अप्रोक्सीमेशन की गेम है, तो 7.3 आंसर आपका आएगा। ऑप्शन में आपको 7.3 के आसपास कुछ मिल रहा है, तो देखिए यहां पर 7.4 हमें मिल रहा है, तो आंसर क्या रहेगा, 7.4। तो सिंपल सा बस ये वाला कंसेप्ट हमें समझना था, पानी की ड्रॉप किस तरीके से गिरेगी और कहां पर पानी की डेंसिटी यूज करेंगे और कहां पर एयर की डेंसिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44।
यहां पर क्या दिया हुआ है, देखिए यहां पर क्वेश्चन पढ़िए, आपको दिखेगा पैटिंसन प्रोसेस, और इसको देखते ही आपको दो चीजें याद आएंगी, एक तो लेड और एक सिल्वर। ऑप्शन में एक ही मिल रहा है सिल्वर, तो आंसर हो गया। क्या थी पैटिंसन प्रोसेस? जब लेड में से सिल्वर को निकाला जाता है। इसका नाम मैंने आपको याद करवाया था, पैटिंसन दिया गया है क्योंकि साइंटिस्ट जिसने इसको खोजा है वो है पैटिंसन। ठीक है, तो अगर दोनों ऑप्शन दिए होते तो भी कंफ्यूजन का चांस था, यहां पर कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अगेन ये वाला क्वेश्चन भी टाइम कंज्यूमिंग था, फिजिक्स एज यूजुअल। यहां पर हमें कैपेसिटेंस निकालनी है और उसका फॉर्मूला रहता है, क्या रहता है फॉर्मूला? ये यहां पर ए क्या है? ए है हमारा एरिया कैपेसिटेंस वाली प्लेट्स का। 2 into 3 दिया हुआ है, एरिया क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करिए, यहां पर वैल्यू पुट करिए ईओ की 8.85 इंटू 10⁻⁻12। के की वैल्यू हमें दी हुई है क्या? 3.7। एरिया क्या आ जाएगा? 6, और डी होता है बीच की थिकनेस, यानी कि कैपेसिटेंस की प्लेट के बीच में कितना डिस्टेंस है, थिकनेस। ठीक है, जो कि हमें अगेन गिवन है कितनी? 1 मिलीमीटर। यहां पर इसे सोल्व करिए, आपके पास आंसर आएगा 19.6, जिसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 20। तो यहां पर अगेन अप्रोक्सीमेशन की गेम थी, आंसर क्या जाएगा? 20। ठीक है, 20 पीएफ नहीं 20 माइक्रो एफ जाएगा, तो इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, ऑप्शन ए इसका आंसर जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। लेंथेनम की बात की गई है। यहां पर देखिए लेंथेनम, लेंथेनाइट सीरीज का पहला एलिमेंट है लेंथेनम, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने पर देखेंगे हम क्या आएगी? ज़ीनोन 4f0, यानी कि f में क्या है? एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके बाद आता है 5d1 और 6f2, ये होती है लेंथेनम की कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर इसने La+3 की बात की है, 3 इलेक्ट्रॉन क्या हुए? चले गए भाई, ये भी गया ये भी गया, क्या बचा? 4f0। और जब किसी शेल में 0 इलेक्ट्रॉन हो आखिरी शेल में, यानी कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें देखे जा रहे हैं, और जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात हो तो आंसर डायामैग्नेटिक हो जाता है। जब भी किसी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर में प्रेजेंट हो, पेयर में यानी कि जोड़े में मौजूद हो, तो आंसर जाता है हमेशा हमेशा डायमैग्नेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। आ जाइए जल्दी से। देखिए यहां पर हमसे बोला गया है कि हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट कौन करता है? तो हमारी पंपिंग ऑर्गन जो है, पंपिंग ऑर्गन क्या है? हमारा दिल, यानी कि हृदय, यानी कि हमारा हार्ट, वो हमारी पंपिंग ऑर्गन है। और उसका कंसेप्ट किसने दिया? इसका कंसेप्ट दिया विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार ये जो बहुत ही बुरा सा फिनोमिना है ना, जिसको करने में बहुत कंफ्यूजन होती है, वो सर्कुलेशन वाला फिनोमिना दिया। ठीक है, सर्कुलेशन तो आप लोगों को अच्छे से याद थी, बट विलियम हार्वे यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज कर गए। तो आई होप आप लोगों के इन 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन तो ठीक हुए होंगे। ठीक है, तो चलिए कोई बात ना, जैसा भी एग्जाम हुआ, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कभी भी हार नहीं माननी है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम आएगा तब और बेटर करेंगे। ठीक है, चलिए अब मनिंदर मैम आपको हिंदी करवाएंगे। ओके, Yes friends, hello. Good evening all of you. वो दे दो कमेंट्स। Yes.